हेलो दोस्तों, आपको बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज 1993 का जीएस का और उसमें जो सीसेट के थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी बताऊंगा। जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको ही बताऊंगा, जो एसएससी लेवल के हैं उनको मैं स्किप करता जाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल को बेस्ट बनाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। चलो चालू करते हैं फिर। और इसमें ये भी बताते जाएंगे ये क्लास किन के लिए है। ये क्लास 3 लोगों के लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, और एक वो जो पेपर रिवीजन कर रहे हैं अभी, क्योंकि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो उनके लिए रिवीजन क्लास है। और एक जो जो तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। उनके लिए मैं टॉपिक बताता जाऊंगा। ये टॉपिक है, इन टॉपिकों को लेना है, इनके नोट्स बनाने हैं। ये टॉपिक हर बार आते हैं, रिपीटेशन होता है इनका। और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, अपने यहाँ पे चेक कर सकते हो कि पीवाईक्यू उठाना, आप चेक कर लेना कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। चलो अब विश्लेषण से व्याख्या करते हैं सबकी क्वेश्चनों की। स्टार्टिंग करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आ गया इसमें से, चलो आ जाते हैं। एक मिनट। और इस क्लास के नोट्स बनाते जाना है मेरे ख्याल से, क्योंकि नोट्स बनाते जाओगे ना तो इससे क्या रहेगा कि आपको ना पढ़ने की आदत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ नोट्स बनाना बहुत सफिशिएंट है। और नोट्स नहीं बनाओगे ना तो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है वैदिक। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि वैदिक प्राचीन इतिहास से है और एक वैदिक सभ्यता से है। वैदिक सभ्यता से क्या क्वेश्चन पूछा गया था पहले। वैदिक काल में निक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में होता था। तो इसका तो पहले वैदिक काल में क्या हुआ था, पहले इसका उपयोग गले मतलब आभूषण के रूप में होता था। ठीक है, वैदिक काल में जो गले के आभूषण होते थे उनका नेक्स्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो परवर्ती काल हो जाता है ना, बाद का काल है जो, उसका नेक्स्ट का प्रयोग सिक्के के लिए हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आंसर दिया, उसमें ऑप्शन दिए ए शस्त्र, की कृषि औजार, की लिपि, की सिक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सिक्का। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन आइए। सेकंड क्वेश्चन है बौद्ध जैन धर्म। जितने हर बार क्वेश्चन आते हैं बौद्ध जैन से, ठीक है, इसको भी कर लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म में महायान की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो जो महाकाल की महायान और हीनयान, ये दो शाखाएं थीं जो विभाजित हो गई थी, ठीक है, बौद्ध धर्म से। तो एक कब हुई थी, एक कनिष्क के काल में हुई थी। ठीक है, और इसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि बौद्ध को आप पूरे डिटेल से पढ़ना है, जैन को भी पूरे डिटेल से पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है कि और चारों बौद्ध संगति याद करनी है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थी बौद्ध संगति, ये पूरी बौद्ध संगति दी हुई है। ठीक है, उनको मैं बताता जाऊँगा जो पीवाईक्यू आते जाएंगे। ये पूरे क्वेश्चन की बौद्ध संगति जैन धर्म सबसे बनाना है। इसमें ऐसे पूर्ण ज्ञान का परफेक्ट नॉलेज कैसे कहते हैं जैन धर्म में, तो इसको कहते हैं कैवल्य। ये एसएससी लेवल के क्वेश्चन है जो मुझे लगेंगे ना बताना, एक्सप्लेन करना, मैं उनको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। लेकिन आपको ये बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, इनको जरूर करके जाना, इनको स्किप करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। यदि ये छोड़ दिए तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। तो अंतिम कौन थे सभी को पता होगा, महावीर स्वामी थे, इसीलिए इसका आंसर सी था। और महावीर स्वामी 24 में थे, और प्रथम जो संस्थापक थे उनका ऋषभदेव। ठीक है, और जो 23वें तीर्थंकर थे ना, पार्श्वनाथ जैन थे जो 23वें तीर्थंकर थे। और जो चौथे में लास्ट में जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर स्वामी है। ठीक है, इनके बारे में भी याद कर लेना, कभी पूछ लेते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर नहीं पूछेंगे, लेकिन आजकल साइकोलॉजी से ज़्यादा पूछ रहे हैं। और अशोक के शिलालेख देखो 1993 का कराने का मेरा पर्पज़ ये है कि आपको रिपीटेशन क्वेश्चन के बारे में नॉलेज कराना है, ये टॉपिक तैयार करने हैं, इनसे 100% क्वेश्चन आना है, इसलिए कोशिश क्लास करा रहे हैं। और इस क्लास को आपने जिसने भी कर लिया, हमें गारंटी दे रहा हूँ
प्रीलिम्स तो शायद कोशिश है कि 90% कर ही लेगा, और पैसे तो यूपीएससी 50% मांगता है, लेकिन 90% हम बोल रहे हैं, क्योंकि अभी मैं पूरे ईयर्स पूरे 2024 तक पूरे पेपर कराएंगे। इसलिए इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं ग्रो अप कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों का बहुत ज़रूरी सपोर्ट चाहिए। सेकंड लास्ट, इसके बाद सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये सीधा एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप। इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है। चाणक्य का नाम, ये भी क्वेश्चन एसएससी लेवल के हैं, विष्णु गुप्त, और चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था, ठीक है, जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। और अर्थशास्त्र की बुक से क्वेश्चन आते हैं, एक बार हमेशा याद रखना। और जो विशाखदत्त और मुद्रा राक्षस राजेश्वर है ना, राजशेखर, उनकी कपूरी नामक ग्रंथ, ये साहित्य को याद ही करना है और कुछ नहीं। एक लिस्ट बनाना, एक पेज में डायरी बनाना उनको, डायरी में सारे साहित्य हैं जो लिखते हैं, जैसे विशाखदत्त ने कौन सी बुक लिखी, मुद्रा राक्षस, राजशेखर ने कौन सी लिखी, कपूर मंजरी, ऐसे ऐसे कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी, तो उनका अर्थशास्त्र में कुछ कुछ श्लोकों के अंदर से पूछा गया हुआ है, कि दास प्रथा के बारे में बताया हुआ है इसमें, तो उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन इन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं है, स्किप ही नहीं करना है, ठीक है। और ये आया था किससे, हाँ, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकाल। गुप्तकाल का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा गुप्तकाल के बारे में भी क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो इन गुफाओं के बारे में आ रहा है क्वेश्चन, इसमें गुफाएं पूछेंगे। ये इसमें क्या पूछेगा, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलग्रस्त गुफाएं कौन सी हैं? तो जो प्राचीनतम शैलग्रस्त गुफाएं हैं ना, वो हैंगी अजंता, भांजा, कौंडरे। इसका सी ऑप्शन गलत आंसर सही हो जाएगा, बाकी से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और ये पूरी गुफाएं ना महाराष्ट्र में है। इन गुफाओं के बारे में क्वेश्चन डिटेल से पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन अब नहीं पूछा जाता है। अब बस एक गुफाएं याद रखना कि बौद्ध जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको उनको पता पड़ रहा होगा, ये भी 2023 नया ट्रेंड चल रहा है, उनमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो, लेकिन उसमें क्या हो रहे हैं कि कॉपी उसमें कथन निष्कर्ष के रूप में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्नलिखित में से 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो वो जो विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो इसको हम पूछते हैं कौन सा होगा। तो इसमें ब्रज संहिता का जो भारत मेरे द्वारा रचित ग्रंथ है ना संस्कृत में, वो विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा ना, ऐसे अमरकोश है इसका ऑप्शन, ए ऑप्शन अमरकोश दिया हुआ है, सिद्धांत शिरोमणि बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन ब्रज संहिता है, और डी ऑप्शन अष्टांग है। तो इसमें से कौन सा है बताइए आप लोग। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। तो आपको जो ऑप्शन नहीं पढ़ूँ ना, तो आप लोग मन में पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं कोई कोई ऑप्शन छोड़ते जाता हूँ, ठीक है। और इन अमरकोश किसने लिखी थी, अष्टांग किसका है, शिरोमणि सिद्धांत किसका है, ये सबको याद करना पड़ेगा आपको। ये साहित्य से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये कोई छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं बनती। ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन आ गया कि प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है, नहीं को याद रखना, ठीक है, क्योंकि है तो वो तो सभी है। आयुर्वेद से विज्ञान धन्वंतरि भी हैं, चरक भी हैं, सुश्रुत हैं। देखो इसमें से क्या करना है आपको, नेगेटिव हटाना है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो नेगेटिव कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य, ठीक है। एक खगोल शास्त्र गणितज्ञ, खगोल शास्त्र के संबंध में इनको नॉलेज है, और इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि से संबंधित हैं, ठीक है। भास्कराचार्य ने लीलावती भी लिखी है, सिद्धांत शिरोमणि भी लिखी है, ठीक है, इससे संबंधित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सामाजिक स्थिति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे स्किप कर सकते हो, कि इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो 73 किलोमीटर दूर चलकर अपना पूरे भारत में घूमा है, 44 देश में गया है। तो इसका आंसर सीधा है डी, बताते हैं, इम्न ततुता। स्किप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे लेवल वाला है। पहले क्या है कि 1993 में ऐसे क्वेश्चन बनते थे, क्योंकि उसमें वैसा ही दौर था, उसमें इतनी सुविधाएं नहीं थी पेपर की, लेकिन इस पेपर से ये सीख सकते हैं कि एक टॉपिक को 100% छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि अभी तक वर्तमान में एक टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, आपको इस चीज़ को समझना ही होगा। ये कोई कोई मैं सोच रहा हूँ 1993 के क्यों करूँ, 10 साल के प्रीवियस से पेपर कर लेंगे, एनालिसिस सुबह स्टैंडर्ड समझ लेंगे। भाई वो ज़रूरी है, लेकिन इस चीज़ को तुम कर लोगे ना, 1993 से लेके पूरे पेपर एक बार कर लिए ना, तो आपके माइंड सेट में आधी चीज़ें घुस जाएंगी, और आधी चीज़ें घुस गई ना, समझ लो कि आपको कोई भी चीज़ का टॉपिक के बारे में संपूर्ण नॉलेज हो जाएगी, मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है। इस चीज़ के लिए मैंने इस पेपर को तो मैं एनालिस करा रहा हूँ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई कोई बिहार में भी कोई पेपर दे रहा है, कोई एमपीपीएससी में दे रहा है, कोई यूपीएससी में भी दे रहा है, तो उनके क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं अभी,
वर्तमान में। तो ये क्वेश्चन वैसे तो एक क्लास सभी के लिए है, लेकिन मैं अभी एक क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए रख रहा हूँ। बट देख सभी लोग सकते हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हो कि आप सभी प्रकार के पेपर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चोलों से संबंधित। तो चोल के अधीन ग्राम प्रशासन की व्यवस्था है ना, वो किन मतलब शिलालेखों में थी, तो कौन से शिलालेखों में पाई गई थी? तो इसमें क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन है तंजावुर, बी ऑप्शन है उरमयूर, तीसरी ऑप्शन है कांचीपुरम। ये कांचीपुरम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तंजावुर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन ऑप्शनों को तोड़ना है आपको, इनके बारे में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ, उनको 100% लिखते जाइए डायरी में कि ये सर ने बताया, ये टॉपिक बताएं, इनको करते ही जाना है। और डी ऑप्शन है उत्तर मेरूर। तो इसका आंसर उत्तर मेरूर में है। ठीक है, और ये चोलों की जो प्रशासन व्यवस्था है वो 3 भागों में बटी हुई थी, जैसे तो और सभा, सभा या महासभा और नगरम। और इनका एक और खासियत थी, जो कि जो कार्यकारिणी समिति होती थी ना, जो देख रेख करती थी गाँव में, उसको बरियम कहते थे। और और जो ना नगरम में व्यापारी समुदाय की प्रशासनिक इकाई होती थी, उसे तंजावुर कहते थे। ठीक है, और आपको पता है जैसे कांचीपुरम चोलों की राजधानी है, और जो पल्लव है ना, तो उनकी राजधानी है कांचीपुरम, सॉरी, और जो चोलों की राजधानी और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत की विशेषकर चोल युग को स्थापित विश्व श्रेष्ठ प्रतिमा का रचना माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है महिषासुर वर्धनी, बी ऑप्शन है नटराज, सी ऑप्शन है राम, और डी ऑप्शन है सोमस्कंद। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नटराज की मूर्ति। चोल कालीन में सबसे श्रेष्ठतम मूर्ति, इससे नटराज से क्वेश्चन वर्तमान में भी पूछे जा रहे हैं, इसके नोट्स बनाने हैं। और जैसे इसमें क्या है कि इसमें जो चोल शासक में ना राजेश्वर प्रथम थे, उन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर प्रथम और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया तथा उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम, उन्होंने क्या किया था? इसका आंसर बता दूं, बी हो जाएगा। और उनके पुत्र ने क्या था? गंगचोलकम और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इससे क्वेश्चन पूछा गया हुआ, और अजंता चित्रकला का से प्रभावित है, जो मंदिर में चित्रकला, दीवारों पर चित्रकला है, वो अजंता से प्रभावित है। और थोड़ा क्लास स्किप हो गया था बीच में, थोड़ा इशू आ गया था कोई, तो इसलिए थोड़ा सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे के युगों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं, दूसरी ओर उनके विचलित ग्रंथ हैं। तो मैचिंग करना है कि कौन सा एग्जैक्ट सही है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कृष्णदेव राय, दूसरा दिया उसके बगल में सम्रांगण सूत्रधार, तीसरा दिया हुआ है इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रवचन भोज। ये याद ही करना है भाई, साहित्य के नाम है, उनके नाम है जिन्होंने जिन्होंने किताब लिखी थी। तो इसका आंसर वैसे क्या, और सी ऑप्शन इसका, जिसको आंसर आता है वो कमेंट में अपना, जिसको आंसर आता है वो टिक लगाता जाए। ठीक है, जैसे ये बताता जाए, जैसे इसका आंसर क्या है? बी है। तो इसका आंसर है वो ऑप्शन में बता दीजिए कि इसका आंसर बी है। ठीक है, तो इसका आंसर महेंद्र वर्मन ने क्या लिखे थे? मत्स्य विलास प्रवचन का नामक हास्य ग्रंथ की रचना करी थी उन्होंने। ठीक है, और जो भी है ना, जो मालवा के शासक परमार शासक थे, ठीक है, कविराज, जो उन्होंने संग निर्माण की संग सम्रांगण सूत्रधार की रचना करी थी। ठीक है, और जो आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, और जो चालुक्य की काल, चालुक्य सोमेश्वर हैं, तो सोमेश्वर ए है। तो सोमेश्वर ने कौन सी बुक रचना की थी? मनोविलास। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, कृष्ण, और कृष्ण देव राय ने कौन सी करी थी? कृष्ण देव राय ने करी थी जो इससे संबंधित हैं। और भोजदेव ने करी थी संग मरमार, जो परमार शासक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। और जो कृष्ण देव राय से क्वेश्चन आते हैं, इनका भी नोट्स बनाना है। निम्नलिखित में से किससे भारत के उनके सारे जितने ऑप्शन थे सबकी नोट्स बनाने हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है, उनको तो लिखना ही। साहित्य से हर बार क्वेश्चन आता है, इनको लिख के ले लो मेरे से, नहीं आए तो मेरा नाम बदल दे देना। इस जो ये क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली सुनना, सभी के लिए है। इसमें मत जाना कि बड़े चैनल हैं उन पे लाइक फॉलो मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो भाई क्वालिटी एक नंबर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उनसे अच्छा ही मिलेगा भाई। फालतू नो बकवास, नो फ्रॉड, नो बिजनेस, ओनली पेपर की तैयारी। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन से है। मध्यकालीन से है और दिल्ली सल्तनत से है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार और नौरोजों का आरंभ किया? तो इसका आंसर सीधा बता दे रहा हूँ, देखो, जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बलबन है, इससे भी इसका आंसर, लेकिन इससे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ये सबका जो मुगल कानी राजा है ना,
इन्होंने जो अच्छे निर्माण काम किया है, कोई अलग किया है, परिवर्ती काल किया है, तो उनका नाम, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बलबन है, बलबन ने क्या किया था, सिद्धा फारोस भी चलाया था, सिद्धा और पैगो सॉरी। हाँ, तो इसको लिखना है, ठीक है, इससे संबंधित भी नोट्स बनाने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं वर्तमान में मुगल साम्राज्य से। इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे क्वेश्चन को पूछा है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। हाँ, ये सही है बिल्कुल, बाबरनामा जो है बाबर ने तुर्की में लिखा था, ठीक है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, बिल्कुल गलत है भाई, फारसी थी उनकी। तो इसका आंसर ए सही, बी गलत। तो इसका ऑप्शन सी, इसमें कौन सा दिया, हाँ इसमें दिया है ए, सी वाला, कि ए सही आर गलत, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस शासक का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया? तो दो, मैंने बोला साहित्य आ गया, अब उनका जिसका निर्माण कराया उनका, तो उनके बारे में पूछ लिया। तो इसके बारे में क्या है कि जो शेरशाह सूरी ने कराया था, दिल्ली का किला करवाया था, ठीक है, दिल्ली का किला, एक ऊना मस्जिद, ठीक है, इसका निर्माण किया, जैसे पुराना किला भी जानते हैं, पुराना किला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहाँ से भी क्वेश्चन बहुत कुछ आते हैं, इसके भी ये महत्वपूर्ण राजा है, इसका भी क्वेश्चन नोट्स बनाने मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, मुगल चित्रकला से अंग संप्रेक्षण का सिद्धांत, मतलब जो है ना, प्रोटोगे में जो शरीर की आकृतियों को दिखाने का, ठीक है, तो ये सिद्धांत ना अपनाया हुआ दिखाई देता है, और निकट दूर व्यक्ति तथा पदार्थ की परिप्रेक्ष्य में आ जाता था। इसका प्रभाव किसके कारण हुआ? तो ऐसी जो पिक्चर बनाते थे ना, पुर्तगाली बनाते थे पेंटिंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रिटिश भी नहीं बनाते, डच नहीं बनाते थे, तो इनका आंसर हो जाएगा। तो पुर्तगाल सबसे पहले भारत में आए थे, सब 1498 में, और सबसे लास्ट में भी यही लोग गए थे, इसको याद भी रखना, ठीक है। ये भी याद रखना कि किस मुगलकालीन चित्रकला ईरानी और तथा भारतीय यूरोप चित्रकला शैलियों से प्रभावित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेन चीज़ें होती हैं मैं बता देता हूँ, उसमें कुछ पढ़ता हूँ तो थोड़ा मुझे दिक्कत होती है पढ़ने में, और जो मुझे मन से आता है ना, जो मुझे याद है, वो मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बता पाता हूँ, जो मुझे थोड़ी नॉलेज है उसके बारे में, और मैं इससे पढ़ता हूँ तो थोड़ी मेरी जीभ ऊपर नीचे होती है, तो थोड़ा मैचिंग कर लेना भाई, सॉरी उसके लिए। बट सीरियसली बता रहा हूँ, एक क्लास को जितने कर लिया ना भाई, उसको समझ में आ जाएगा ना कि जो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन होते हैं वो क्या है। अब आ जाओ मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक इतिहास से। तो मुगल साम्राज्य का विघटन के बाद यूरोपियों का वाणिज्यिक प्रारंभ कैसे हुआ था? तो यूरोपियों में कौन सा क्वेश्चन आ गया, तो यूरोप में जो मतलब अंग्रेजों से कौन सा संबंधित है? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की थी? तो भाई रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है, जमींदारी है, और ये सारे क्वेश्चन जिनको लिख लेना है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी व्यवस्था, ये सबको नोट्स बनाना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, जिसमें 55 से 66% भू राजस्व को कंपनी द्वारा वसूला जाता था, ठीक है। और ये ज़्यादातर किन किन राज्यों में थी ये भी बता देते हैं, असम में, बम्बई में, मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को अधिकांश से लागू किया हुआ था। सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किया था जो कैप्टन रीड ने। और इसका जनक किसे माना जाता है? इसका उस समय गवर्नर थे थॉमस मुनरो। तो जन्मदाता रैयतवाड़ी का माना जाता है थॉमस मुनरो और कर्नल रीड को, ठीक है, दोनों को ही। इसलिए उनको जनक भी माना जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और जागृति जनजाति मजदूर संघ, इससे क्वेश्चन आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान था ज्योतिबा फुले, काम करती थी, जिसने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। तो करते तो सभी हैं, प्रार्थना समाज भी है, सभी का उत्थान, लोगों को जागरूक करना तथा उनकी सहायता करना, हेल्प करना उनके बारे में। लेकिन इसका आंसर पूछा हुआ है ना, पिछड़े वर्गों के उत्थान का मुख्य कार्यक्रम किसका था? तो मुख्य कार्यक्रम सत्यशोधक समाज का था, जो ज्योतिबा फुले द्वारा चालू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो जो आधुनिक शिक्षा है ना, पश्चात जो अंग्रेजी शिक्षा है, मॉडर्न शिक्षा बोलते हैं, इसकी शिक्षा मतलब नींव भारत में किसने, मतलब कौन से एक्ट से पड़ी है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये 1813 का चार्टर अधिनियम, और दूसरा ऑप्शन है 1835 का मैकाले के मिनट, तीस तीस सी ऑप्शन है इसका,
कि 1882 का हंटर आयोग, या डी ऑप्शन है कि 1854 का वुड स्पेच। तो इसमें से बताइए कौन सा है। जिसको आंसर आ रहा है वो कमेंट में करें। और इसका चलो आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, मैकाले का मिनट 1835 में। वैसे और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ें ना वो शिक्षा से संबंधित हैं और इसको लिख के जाना है। जैसे जैसे मैंने मैकाले का मिनट की आधुनिक शिक्षा की नींव पढ़ी, ठीक है, मैकाले मिनट का प्रस्ताव किया और तथा उन्होंने दो एक बात बताऊँ, शिक्षा का संबंधित पूछा जाएगा जना कौन है, तो मैकाले ही था जिसने आधुनिक शिक्षा का था। उसने एक बताऊँ उसने हिंदी का विरोध किया था, कि हिंदी साहित्य का विरोध किया था। उसने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाने के लिए बोला था, ठीक है। ये सर्वप्रथम आया था 1813 में आया था, लेकिन इसको लॉर्ड रिपन द्वारा संगठित हंट। फिर उसके बाद देखो मैं बताऊँ पूरा एक बार डिटेल से बता देते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देसी या अंग्रेजी किस भाषा में शिक्षा दी जाए, इसके बारे में विवाद उठा। फिर उसने काउंसिल बुलाई, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लोक शिक्षा समिति का गठन हुआ। लोक शिक्षा समिति का किसके, लॉर्ड मैकाले की समूह। और मैं जो अंडरलाइन करता हूँ उसके भी नोट्स बना सकते हो जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उसने 2 फरवरी 1885 में मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण लेख मैकाले मिनट प्रस्तुत किया, और जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की आलोचना करते हुए, मैंने क्या बोला, इसने अपनी भाषा का अपमान किया था और आलोचना करी, और आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने मार्च 1845 में मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार किया, ठीक है। किसने किया था, विलियम बेंटिंक ने। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे को पूछ देंगे, स्टेटमेंट बना देंगे किसने किया था और नाम पलट देंगे, तो आप गलत भी कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने फिर मैं स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद उन्होंने आधुनिक पाश्चात्य प्रणाली की नींव डली। फिर इसके बाद 1813 इसका एक्ट आया। 1813 के चार्टर एक्ट से प्रथम भारत शिक्षा का प्रसार हेतु 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, कि हर साल में 1 लाख रुपए देंगे आपकी शिक्षा के लिए। अंग्रेज लोगों ने कहा, लेकिन देते बिल्कुल नहीं थे, ये बेवकूफ़ बनाते थे हमेशा। ये अपने फ़ायदे के लिए जो उन्होंने इतना भारत का शोषण किया कि बता नहीं सकते भाई, बहुत ज़्यादा शोषण किया। बस खाली भारत लोगों को उन्होंने एक जरिया बना लिया था अपने देश को विकसित करने के लिए। सारा कच्चा माल पूरा वहीं पता था, जैसे हर चीज़ उन्होंने शोषण किया बहुत बुरी तरीके से। इसके बारे में नहीं बताएंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अपने टॉपिक पे आते हैं, दूसरे टॉपिक में घुस जाते हैं जल्दी। फिर आ जाते हैं 1852 का, लॉर्ड रिपन का। 1852 द्वारा लॉर्ड रिपन द्वारा गठन हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किससे संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, हैं। तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा का सुझाव दिया। और 1854 का लॉर्ड डलहौजी द्वारा गठित एक चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। और लंदन में विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में भी ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जैसे बात कही गई थी इसमें। और ये विश्वविद्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया गया, ठीक है। जैसे मैंने काटा बोला था मैंने, तो बहुत ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि नीचे दी गई सूची के 4 राजनीतिक दलों में से किस की स्थापना सबसे अंतिम में हुई। तो सीधे ऑफिशियली सबसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत में तो जिसको आंसर आता है वो ऑप्शन करते जाएं। मैं बार बार नहीं बोलूँगा ये चीज़ अब, कि भाई जिसको आंसर आ रहा है वो कमेंट में ऑप्शन कर लिख दे, ए है इसका आंसर, के बी है इसका सी है, ठीक है। आप लोग करते जाओ। मुझे ना कुछ चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताता जाऊँगा। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है, कम समय में ज़्यादा ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, ये क्लास बना रहा हूँ। ये नहीं है पूरा एकदम लैंग बहुत लंबा क्लास कर दिया 3-4 घंटे का, नहीं, ऐसा मेरा कोई पर्पज़ नहीं है। मोस्ट क्वेश्चन बताना है, जो क्वेश्चन ज़रूरी हैं उन्हीं को करा रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे ज़रूरी मैं उनको स्किप करता जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा लेवल की भी नहीं है उसमें। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। उसका नाम था, क्या था, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, के बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, के सेटलर्स एसोसिएशन, के जमींदारी एसोसिएशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। ये जो 1838 में स्थापना की गई थी प्रथम राजनीतिक, ठीक। 1838 में कलकत्ता में लॉर्ड लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, जो
रवींद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित की गई थी। इनके उद्देश्य जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना था। इस संस्था के अन्य प्रमुख नेता प्रसन्न ठाकुर अन्य नेता कौन थे? प्रसन्न ठाकुर कुमार ठाकुर तथा राजा राधाकांत देव और तथा ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना 1843 में की गई थी, जिसके जो द्वारकानाथ टैगोर के ही प्रयासों से कलकत्ता में की गई थी। ठीक है। और जबकि और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 28 अक्टूबर 1891 में हुई थी। वो कलकत्ता में हुई थी। राजेंद्र लाल मिश्र और राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर और हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा हुई थी। ठीक है। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ तो मुझे दिक्कत होता है, मैं मन से बताता हूँ तो पढ़ते समय थोड़ा समझ लेना। ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई क्लास में इरिटेट फील ना हो। मैं क्लास को बहुत स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड में पढ़ाने में ज़्यादा बेस्ट होता है, इसमें पढ़ाने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा मेरा सपोर्ट कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी थी? तो महात्मा गांधी को उपाधि तो मिली थी केसरी हिंद की, ये सभी को पता होगा। इसके अलावा उन्होंने जो पदक मिले थे उनको, कि ब्रिटिश जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें उन्होंने उसमें सपोर्ट किया था अंग्रेजों का। उस उपलब्धि में अंग्रेजों ने इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी। लेकिन गांधी जी को और भी इसी समय उनको जुलूल युद्ध का पदक भी मिला था। जुलूल युद्ध पदक और बोर पदक भी उन्होंने वापस कर दिया था। उनके साथ एक जमनालाल थे, जमनालाल, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। जमनालाल उनके निकट सबसे समीप रहते थे। तो उनको जमनालाल से भी क्वेश्चन आया था, देखो अभी शायद आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी का प्रतिपादन अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की स्थापना मतलब के बारे में परिभाषा बताना है कि कौन से सबसे एग्जैक्ट सही है। कि इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है कि देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है। कि बी ऑप्शन है सबसे एग्जैक्ट सही बताना कौन सा है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था। बिल्कुल बात सही कह रहा है। आगे देखते हैं, लेकिन जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं होता था। बिल्कुल राइट बात कही है। लेकिन आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन सही हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बता रहा है कि साम्राज्य शक्ति के शिक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। बिल्कुल गलत है, नहीं होता था। और फिर लास्ट ऑप्शन है डी, कि भारत में ब्रिटिश सामान को आयात किया जाता था तथा और देश में दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। बिल्कुल गलत है यार, ये भी नहीं। इसके अपवाय तंत्र की जो परिभाषा है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, दादा भाई नौरोजी बहुत महान आदमी थे, इनके बारे में नोट्स बनाना ही है, कंपलसरी ही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो राजनीतिक जो जीवन घटनाएं थी ना, उनका कालक्रम बताना है। सबसे पहले कौन सी हुई थी, इस पर उसके बाद कौन सी हुई थी, उसके बाद। तो गांधी जी ने सबसे पहले 1915 में भारत दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, जिस दिन आए थे उसे प्रभावित दिवस माना जाता था। पर उन्होंने आके सबसे पहले क्या किया कि अहमदाबाद जिले में साबरमती आश्रम की स्थापना करी। तो फिर ठीक है, फिर स्थापना करने के बाद वो मैं ऑप्शन इसका आंसर तुम लोग ही बता दोगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर उसने स्थापना की आश्रम की। फिर 1917 में राजकुमार शुक्ला आए, उनके पास निमंत्रण लेके कि बिहार में एक वकील थे ना गांधी जी, एक महान वकील थे, उन्होंने बाहर से पढ़ाई करी। तो फिर वो निमंत्रण लेके आए उनके पास बिहार के चंपारण ज़िले में, कि अंग्रेजी अफगानों और जो अंग्रेजी है ना, बागान मालिकों द्वारा नील किसानों का शोषण कर रहे थे। जो नील की खेती होती है उनका शोषण कर रहे थे, जो किसान करते थे उनका शोषण कर रहे थे। उनके खिलाफ सत्याग्रह किया। तो उसमें जो खिलाफ सत्याग्रह किया ना, उसमें गांधी जी वो सफल हुए थे। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया। फिर दूसरा क्या किया उन्होंने, कि सत्याग्रह सफल होने के बाद वो जो सत्याग्रह जो नील खेती के संबंध में सत्याग्रह था ना, वो बोला जाता है कि गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है। इसके बाद 1918 में मार्च या फरवरी में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हड़ताल करी इन्होंने, जो पहली हड़ताल थी। ठीक है। जो क्या भूख हड़ताल बोली जाती है, जो प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी की बोली जाती है अहमदाबाद में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1918 में 22 मार्च में खेड़ा गए फिर गुजरात में।
गुजरात में गए तो उन्होंने लगान वृद्धि बहुत ज़्यादा थी, उस समय भुखमरी की फैली हुई थी भारत में। तो किसानों का कहना था कि लगान थोड़ा कम कर दिया जाए, उनके लिए पहुँचे तो लगान वृद्धि आंदोलन किया, तो उसमें भी सफल हुए गांधी जी। पर लास्ट में हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में। तो इसका आंसर हो जाएगा जो मैंने बता दिए हैं, जो जिसको ऑप्शन कमेंट में करें जिसको आ गया वो। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 4। पहले वो चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। और एक क्वेश्चन आ सकते हैं और 100% आए हुए हैं, आगे देख लेना वर्तमान में, तो इसको कर लेना, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो बात मैं बताते जा रहा हूँ। महात्मा गांधी के जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ऑप्शन सीधी बात है, जो एसएससी लेवल का है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के जियोग्राफी से हुआ है, इंडियन जियोग्राफी से है। अपवाह तंत्र, मानव भूगोल और भौतिक संरचना। ये अपवाह तंत्र तो तुम जानते हो कितना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मंगल तीनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, फिजिकल और ह्यूमन। फिर आ जाओ न, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नीचे दिए गए स्थानों में कौन सा स्थान जिसमें दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं और उनकी वार्षिक वर्षा में कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? मतलब वर्षा के बारे में पूछ रहा है कि वर्षा सब दो एक ही अक्षांश, जैसे अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर और देशांतर है ना, और उनके बारे में पूछ रहे भी अक्षांश होती हैं, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में पूछा, तो अक्षांश मतलब 26 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ऐसा अपना पृथ्वी के जो कर्क रेखा है ना 30.5 डिग्री है, तो ऐसे 26 डिग्री के बारे में पूछ रहा है कि तो मैं बताऊँ ऐसे कौन से शहर हैं जिसमें जो वर्षा का सबसे ज़्यादा अंतर है? तो इसमें बंगाल, बेंगलोर और मद्रास बिल्कुल नहीं हो सकता। बम्बई और विशाखापट्टनम दोनों में वर्षा अच्छी खासी होती है। वर्षा के बारे में पूछ रहा है ना, कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ अंतर पूछ रहा है कि सबसे कम वर्षा जहाँ कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, इसके बारे में पता है। तो इसमें मद्रास, बेंगलोर मिनिमम वर्षा होती है, अच्छी ठीक ठाक है। बम्बई और विशाखापट्टनम इनमें भी वर्षा होती है, समुद्र तटीय है। अजमेर और शिलोंग, हाँ अजमेर और शिलोंग होता है क्योंकि अजमेर 26 डिग्री पे है और डिग्री अक्षांश पे है, और शिलोंग भी 26 डिग्री अक्षांश पे है, लेकिन अजमेर में वर्षा नहीं होती है, शिलोंग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और अजमेर में राजस्थान में आता है, और जो शिलोंग है ना जो मेघालय की राजधानी है, और मेघालय में सुना होगा तुमने चेरापूंजी और मौसिम राम, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पूरे भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं क्षेत्रों में होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी भी हैं, चारों तरफ से घिरी हुई, जिस वजह से वहाँ पर वर्षा भी होती है, भौगोलिक क्षेत्र के भी अनुसार है, लेकिन इसमें अक्षांश के ऊपर पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि मिजोरम, इसका इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिजोरम में बत्ती समरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रखे प्रतिरूप का है, क्योंकि क्योंकि इसलिए है कि घाटियाँ है ना जो कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं, इसलिए रेखे प्रतिरूप उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत में भारत को किस नामों से जाना जाता है? भौगोलिक समानता के अनुसार भारत की प्रतिवर्ष किस द्वीप का नाम, उनका नाम पूछा है, इसको जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता है। ऐसे लेवल का क्वेश्चन है। भारत को मोटर देखो बौद्ध का ग्रंथों से प्राप्त होता है जम्मू द्वीप का जो शब्द है, और जिसको पता नहीं उनको बता दे रहा हूँ, कई लोगों को ये भी नहीं पता है, ऐसे बताऊँ क्यों झूठ बोलूँ। तो जो यूनानी शब्द में इंडिया के नाम से बोले हैं, ठीक है, और जो भारत राजा थे उनके नाम से भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती थी? तो इस क्षेत्र में या 100 से 150 सेंटीमीटर के लगभग वो वर्षा होती थी। ये क्वेश्चन हम नहीं पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको करते जाएंगे, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, इसको क्या है, पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी की किसकी मात्रा अधिक होती है? हाँ, जियोग्राफी से संबंधित है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिट्टी से संबंधित। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती थी, कि एल्यूमिनियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, कि फास्फोरस की? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती थी जो है कैल्शियम। चट्टानें भी सबसे पुरानी चट्टानें जैसे रामकृष्णगढ़ है, उसमें चट्टानें जो मार्बल का जो कारखाना है सबसे ज़्यादा वहीं पर है। जो पुरानी चट्टानें पाई गई हैं राजस्थान के नीचे सबसे पुरानी चट्टान है, इसलिए वहाँ जल्दी बाढ़ भी आती है। आपने सुना होगा कि थोड़ा सी भी वर्षा हो जाए ना राजस्थान में तो सबसे जल्दी बाढ़ आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वहाँ पुरानी चट्टान है, पानी अवशोषण जाना नहीं हो पाता, इसलिए पानी जाना जल्दी बाढ़ आने की संभावना हो जाती है जिससे। और देखा भी होगा आपने, जो राजस्थान के होंगे वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें खनिज से संबंधित, एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आता है, कर सकते हो आप। तो उस समय के हिसाब से उसका क्वेश्चन आया है कि
इसका क्वेश्चन है, नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं। देखो मेरा आंसर इसमें देख के करोगे ना, कि इसका आंसर इसमें देख के करोगे तो आपका ही नुकसान है। आप ऑप्शन पढ़ो खाली और जल्दी तुरंत आंसर मारो। क्योंकि वहाँ पर भी तुम्हें यूपीएससी में भी ऐसे ही करना है। सोच समझ के करना है वहाँ। तो नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करता है। तो तृतीय कोयला है अपने भारत में, अच्छा कोयला है ही नहीं। गोड़माना कोयला है, चतुर्थी कोयला और कैम्ब्रिज कोयला। अपने भारत में सबसे ज़्यादा कोयला तृतीय कोयला पाया जाता है, टेरिटरी कोयल। और जो भारत में सबसे बेस्ट कोयला बोला जाता है एंथ्रेसाइट, और जो सबसे उत्तम कोयला है। लेकिन ये अब भारत में दक्षिण भारत तमिलनाडु में स्थित कोयला नेवली विद्युत आयतन में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला है। जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, एसएससी लेवल वाला है, कोई मतलब वो नहीं है, जैसे क्वेश्चन नहीं पूछते। हमारी जानकारी के अनुसार वर्तमान में स्थिति में संसाधन और परिस्थिति को देखते हुए भारत में निम्नलिखित में से किस 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। हाँ, कोयले के बारे में बता रहे हैं, कोयले के बारे में आत्मनिर्भर रहेगा। कौन सा उत्पादन, देखो पेट्रोलियम में आयात करना पड़ता है, तांबा भी आयात करना पड़ता है, टिन भी आयात करते हैं विदेशों से। लेकिन कोयला अपने भारत में अच्छा खासा है। जैसे नागपुर चले जाओ, सबसे ज़्यादा कोयला है। विश्व भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें क्या पूछा हुआ है, प्लूटो के बारे में पूछा है। एक तो सन यार बल्दी गया है यार जियोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी छोड़ो, इतने भी इजी क्वेश्चन नहीं आते अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा हुआ है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बता देते हैं। सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य पृथ्वी में चंद्रमा आ जाए ना, उसमें सूर्य ग्रहण होता है। और पृथ्वी बीच में आ जाए और चंद्रमा और सूर्य के बीच में, पृथ्वी बीच में आ जाता है, बोला चंद्र ग्रहण। इसको याद रखो बस। ठीक है, इतनी भी देखो क्लास ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोल शास्त्रीय वस्तु नहीं है। हाँ, शायद किसी को पता भी नहीं होगा कौन सी खगोल शास्त्रीय वस्तु नहीं है, तो बता देता हूँ। पल्सर है, खगोलीय वस्तु है। कृष्ण वेवर ब्लैक होल जानते हो, कुछ क्वासर भी, ये तीनों खगोलीय वस्तु हैं। लेकिन कौन सी नहीं है, तो तारा भंगुर, जो टूटा हुआ तारा बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, भंगुर तारा और टूटा हुआ तारा को बोलते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि वो टूट ही गया तारा, तो क्या मतलब का है, वो खगोलीय वस्तु नहीं होगा। इसके बारे में जीएमटी, जी हाँ, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएमटी के संबंध में। इसमें जीएमटी के बारे में, इसमें निम्नलिखित में से किसका मानक समय जीएमटी के समान है। तो जीएमटी ग्रीनविच, ठीक है, उसके समान समय किसका है। तो इसका दो आर का है, कि डेल्विन का है, कि मैट्रिक का है, कि उसका है लिशवन का है। तो एक क्वेश्चन बता दूँ, मान जाऊँगा भाई, अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन कमेंट करें। तो देखो मैं बताऊँ इसका आंसर, सीधी से जल्दी जल्दी क्लास बताते हैं, उतना टाइम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, सॉरी, आकरा, आकरा भी है, और डेल्विन भी है, हाँ, और लिशवन भी है, लेकिन मैट्रिक नहीं है। तो ये ना लंदन में जो खींची गई है ना जीरो देशांतर, जिसे ग्रीनविच मेडियन जीएमटी कहते हैं, 15 डिग्री देशांतर, जो 1 घंटा का। तो एक बात बताऊँ, जो 1 घंटा बढ़ जाता है, यदि आप देखना पश्चिम जो तक ग्रीनविच की रेखा है ना, उसके पश्चिम की ओर जाने पर 15 डिग्री जाने पर 1 घंटा समय पीछे हो जाता है। और लंदन की ग्रीनविच टाइम की मध्यम रेखा 12 बजे होती है। और आर्का और डलविन आयरलैंड की राजधानी है, जो उसी के साथ पड़ती है। तो इसके लिए इसका आंसर पश्चिम की ओर जाने पर कितना है, मैंने फिर से इसको याद रखना, पश्चिम की ओर जाने पर 15 डिग्री पर 1 घंटा समय पीछे हो जाता है, और पूर्व की ओर आने पर 1 घंटा समय पहले आगे हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना बस, इसमें दिया भी होगा शायद। हाँ, 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की 15 डिग्री देशांतर की स्थिति होने के कारण 1 बजे नहीं, इसमें दिया तो होगा, वैसे नहीं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, उसको याद कर लो। देखो फिर से बताते रहूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर 15 डिग्री, तो 1 घंटा की समय पीछे हो जाता है, और पूर्व की ओर जाने पर 1 घंटा समय आगे हो जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, मैं इसमें कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण है, जापान का है भाई। जापान में जो मीनो, इसको मीनू मोतो आते, जिन्होंने खोज करी थी, आविष्कार किया था, तो उससे वहाँ पर कुटीर उद्योग का बहुत ज़्यादा हो गया था।
क्रांति टाइप की आ गई थी। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है ऐसा ही। बताइए ये कौन सा ऑप्शन है, ये कौन सा देश है? लीबिया है भाई। बी ऑप्शन कौन सा है जो दूसरा नंबर कौन सा देश है? सोमालिया है। ये सोमालिया भी पूछा जाता है, ठीक है। हॉरन। और सी ऑप्शन कौन सा है? नाइजीरिया, जो हमारे दिल्ली में भी रहते हैं, नाइजीरिया दे। और चौथा ऑप्शन क्या है? नीमीबिया, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना, मैपिंग से हर बार क्वेश्चन आता है, इसको छोड़ना ही नहीं है कोई भी हालत में। मैपिंग रट लो भाई, पूरे देश को रट लो, मैपिंग कर लो अच्छे से, क्योंकि 100,000% क्वेश्चन आते हैं। मैं यदि आप अच्छी क्लास, मेरी इस क्लास पे व्यूज अच्छे गए तो 100% नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा, नहीं अच्छे गए तो आप लोग देख लेना। और जल्दी मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें सब चीज़ बताई जाएगी आपको, बेसिक्स से हाई। इससे इतने वहाँ ना थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं। हर क्लास लाइव क्लास दी जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी, रिकॉर्डेड का हाँ रिकॉर्डेड भी दी जाएगी शायद। और नोट्स दी जाएंगी, पीडीएफ दी जाएगी, मेंटर्स दिए जाएंगे, और आपको हर चीज़ मतलब सुविधा मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब दम और सी सेट की तैयारी भी करिए, प्रीलिम्स कंप्लीट प्रीलिम्स के बारे में, वो जल्दी लॉन्च होने वाला है, 1 तारीख से पहले पहले शायद हो जाएगा। 2025 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो यदि उसमें सस्ता भी करूँगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं करूँगा, क्योंकि डिमांड आ रही है, थोड़ा सस्ता करना था। जब दंपति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तो जनसंख्या से संबंधित है, तो क्या होता है तब? जनसंख्या तब जो होता है ना, प्रोटेक्शन रेट इज गोइंग अप व्हेन यू कपल प्रोटेक्शन रेट, तो इसका आंसर कौन होगा? ये तो बहुत है जनसंख्या, जो इसको तो बनाए नहीं, क्वेश्चन पूरा आता है हर बार जनसंख्या से, कि मृत्यु दर, जन्म दर, इनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो इसमें कोई आंसर क्या हो जाएगा? जन्म दर घटेगी तभी दंपति कम आयु हो सके। हाँ बिल्कुल सही है। ब्रदर वर्थ ऑफ द विल राइट्स कंपल बर्थ रेट विल फेल ओनली इफ कपल्स आर ऑफ यंगर एज। हाँ राइट है, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या महानगर, जो सबसे ज़्यादा 1993 के क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस शहर में पाई गई? अभी भी ये बम्बई में सबसे ज़्यादा है, कलकत्ता में, नई दिल्ली, कहाँ? इसमें क्या पूछना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भी ये डाटा था। हाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? नया बम समझ लो क्या है, बम फूटता ना तो क्या होता है? ब्लास्ट होता है। तो ऐसे ही कहने का मतलब है कि कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसी के बारे में पूछ रहा है। इन्हीं शहरों में है जो मैं आगे बताया था, उसी को जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाए उसकी परिभाषा पूछिए। तो इसका सबसे ज़्यादा सटीक परिभाषा क्या होती है? तीसरी दुनिया के वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि, बिल्कुल गलत। तीसरी दुनिया में शीघ्र बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, हाँ ये हो सकता है, ये बिल्कुल शायद आगे देखते हैं। इससे भी अच्छी पर तीसरी दुनिया में बड़े पैमानों पर संकट जन प्रवचन नहीं हो सकता, बिल्कुल सोवियत अप्रजन हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर ए बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद जनसंख्या मेंस में भी आया हुआ है। नया जनसंख्या बम से आप क्या समझते हो, क्वेश्चन आया हुआ है शायद मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पर। हाँ ये आ गया, शायद पूछ सकते हैं। नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, ये तो नॉलेज होनी चाहिए सभी को, कि इसमें क्वेश्चन है क्या है कि भारत के संविधान के लक्षण बताना है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? बताओ जल्दी जल्दी तुरंत, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। मूल अधिकार कहाँ से लिए, जल्दी जल्दी बताओ। मूल अधिकार लिए गए यूएसए से। और शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? शासन की संसदीय प्रणाली ली गई थी यूके से। आपातकालीन कहाँ से ले गए थे? आपातकालीन ले गए थे जर्मनी से। और राजनीति डीपीएसपी कहाँ से ले गए? डीपीएसपी ले गए थे आयरलैंड से। आओ जल्दी, आओ जल्दी 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 जल्दी। निम्नलिखित में से, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा लगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही है? वयस्क मताधिकार से पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल गलत है। वयस्क मताधिकार पर जो अपनी संविधान थी वो आधारित थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन के परिणाम थी, गलत है ये भी क्वेश्चन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर परिणाम थी, क्योंकि वो इतना पैसा ही नहीं था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन करा सकें। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है, बहुदलीय निकाय थी, ये बिल्कुल थी। हाँ बहुदलीय निकाय थी, ये बोल सकते हो। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, बिल्कुल। बहुत कमेटी बनी थी। देखते हैं अपना भारत बनने में कितना टाइम लग गया था। निम्नलिखित और सारे दो, हर अपने भारत का संविधान बना, सारे देशों के बारे में, उनके संविधान के बारे में नॉलेज ली गई। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, भारत के लिए क्या सही है, तब बहुत डिस्कशन हुआ, ठीक है।
कर्तव्य संविधान बना, हंसी खेल नहीं है, इग्नोर नहीं कर सकते। अपनी सबसे महान संविधान को सबसे ऊपर रखते हैं, सर्वोच्च रखना ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है, निम्न नीचे कौन सा कुछ पूछ कथन गलत है, सही है सॉरी पूछ रहे हैं, तो इसमें से हो जाएगा 3 और 4 किसमें है, सी ऑप्शन में 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इनको याद ही करना है। नागरिकता, सिटीजनशिप, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इनको वही है, हर बार क्वेश्चन आते हैं, इनको करके जाना। स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है, स्वर्ण सिंह समिति बताओ यार। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों की अग्रता बताना, कि उनके भाई उनको स्वर्ण सिंह समिति का प्रयोग इसलिए किया था कि डीपीएसपी है ना, उनके बारे में बताने के लिए। और इसके बारे में मनोरमा मिल्स है, बहुत केस हैं, 2-3 अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और लॉन्ग क्लास हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र तो ये जितने ऑप्शन बताए ना, सिटीजनशिप और नागरिकता, सिटीजनशिप, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, इनके सभी के नोट्स बनाने हैं भाई, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉलिटी में, ठीक है। इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको जरूरी है भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जिसने एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्तियों का प्रयोग किया था, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जो मैं एलो करते जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है भाई। तो उन्होंने कौन सा था, वो डाक से संबंधित था, इसमें ऑप्शन दिया होगा शायद, डाक हाँ सी ऑप्शन, जो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, संशोधन विधेयक है ना, उसमें अपने वीटो पावर को प्रयोग किया था राष्ट्रपति ने, ठीक है। इन्हें प्रथम राष्ट्रपति बना जिनसे वीटो पावर को इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। तो बताइए, एक क्वेश्चन अच्छा है। और प्रत्याशी होता है, बी ऑप्शन है, उसमें राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, कि वह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन का सदस्य हो। हाँ ये होता है, सी है शायद। हाँ देखते हैं आगे और कोई लगा, यदि वह कामलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री नहीं बोल, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 54 में स्पष्ट है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य का उल्लेख निर्वाचन मंडल में नहीं है, इसलिए सी विकल्प सही है, नहीं पूछा गया था, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कौन कौन होते हैं, देखो हमेशा मैं बताऊँ, राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उसमें लोकसभा के सभी मेंबर्स आते हैं, राज्यसभा के सभी मेंबर्स आते हैं, और लोकसभा, राज्यसभा और प्लस विधानसभा, परिषद नहीं बोल रहा हूँ, विधानसभा के सभी, जो विधानसभा है ना, उसके सभी सदस्य आते हैं। और इसकी एक बात बता रहा हूँ, और मनोनयन सदस्य दो, जिनका जो अपन चुनाव करते हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वो सभी लोग आते हैं। लेकिन कभी किस में कुछ चुनाव में, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा के सभी सदस्य आएंगे, राज्यसभा के सभी सदस्य आएंगे, और विधानसभा के सभी सदस्य आएंगे। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद छोड़ के, तो विधानसभा नहीं आएगी, बाकी सब आएंगे। और लेकिन मनोनीत सदस्य भी नहीं आएंगे, याद रखना, जो मनोनीत सदस्य करते हैं ना राष्ट्रपति, वो सदस्य नहीं आएंगे, बाकी सब चुनाव में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ इसमें, भारतीय आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, सीधे बताओ जल्दी। इसका आंसर था राज मन्नार आयोग ने करी थी, जो आईपीएस आईएएस को हटाने की। इसमें कुछ ऑप्शन क्या है, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें वह राष्ट्रपति के साथ पर्यंत रहेगा। स्पीकर के शब्द, स्पीकर बताना है, स्पीकर में जो स्पीकर के बारे में सबसे कथन सही होगा वो बताना है। और राष्ट्रपति के पर्याप्त पर्यंत पद धारण करता है, तो भाई ये तो गलत है। राष्ट्रपति के पद के पर्यंत मतलब राष्ट्रपति के कहने पर रखता है, नहीं रहता भाई, क्योंकि ये स्पीकर का वो होता है ना, चुनाव होता है ना, तो जो होता है लोकसभा में आपस में चुन लिया जाता है, कि कोई जो बुजुर्ग होता है या उनका चुनाव होता है, आपस में ही मिलकर चुनाव कर लेते हैं और जो सदस्य उसको नॉमिनेटेड कर देते हैं। बी ऑप्शन क्या है, ये गलत हो गया। बी ऑप्शन है, इसमें से यह आवश्यक नहीं है कि निर्वाचन के 6 समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का छोड़ना पड़ेगा।
अरे भाई बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्यों? इसमें दो स्पीकर के बारे में क्या होता है कि स्पीकर तब तक रह सकता है जब तक कि प्रथम लोकसभा की बैठक ना हो जाए। यदि लोकसभा भंग भी हो जाए ना, तो लोकसभा तब भी वो अपना स्पीकर अपने पद पर रहेगा, तब तक प्रथम बैठक ना हो जाए। तो ए बी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके दो ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। यदि वह सामान्य अवधि से पूर्व लोकसभा भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। जैसे अभी बताया मैंने, तब तक प्रथम बैठक नहीं होगी तो कैसे पद छोड़ जाएगा? तो तब तक प्रथम बैठक नहीं होगी, तब तक वो अपने पद से नहीं हटेगा, इसलिए सी भी गलत है। अब डी देखते हैं, डी क्या बोल रहा है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, हाँ ये सही है, अपना त्यागपत्र देता है वो उपाध्यक्ष को देता है, ना कि राष्ट्रपति को। याद रखना ये चीज़, कई लोग राष्ट्रपति लगा देंगे इसका। एक क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, इसके बारे में नोट्स बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बजट आपको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है भाई, सॉरी हाँ अब दिख रहा होगा, अब पूरे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ठीक है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? नहीं, वो मैं भी एक क्वेश्चन में गलत है, ये चीज़ पहले अंडरलाइन कर लेना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में भी किया था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा शायद। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। बिल्कुल भाई, आगे करते हैं। संसद के समय की निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। भाई पहले तो बजट निर्माण में संसद का पूरा हाथ होता है, तो सही नहीं है। पहले तो यही हो रहा है, पूरा मेरे को डाउट पूरा यही जा रहा है कि यही सही है। संसद के समय की निधि में प्रभावित व्यय बढ़ाने की शक्ति प्राप्त, बिल्कुल है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश पर बिना कोई भी आरोपित शक्ति करने का शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए तो कानून बनेगा ही नहीं। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति के बिना कुछ होएगा नहीं, हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक, ठीक है। इसलिए इसका ये आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य संघ और प्रशासन जम्मू कश्मीर के बारे में, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो भाई, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसका आंसर। जो वित्तीय आयोग ना, उसके योजना कार्य के कार्यों को दायित्व को परस्पर अधिव्याप्त नहीं है। इसका क्वेश्चन क्या पूछा था भाई? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डी सही बता रहा हूँ मैं। वित्तीय आयोग योजना आयोग के कार्यों के लिए दायित्व की परस्पर अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि वित्त आयोग केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करता है, जबकि वो योजना आयोग देश के आर्थिक सामाजिक विकास की योजना का निर्माण करता है। जो योजना का, देखो योजना आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी पीएम, उनको याद रखना उन्हीं के बारे में। इसे ज़्यादा क्वेश्चन वैसा नहीं था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। हाँ ये क्वेश्चन शायद सही लग रहा है। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारता में आते हैं? उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के मामले में आते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच के विवाद, के राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण या संविधान के उल्लंघन। दो हमने जैसे मूल अधिकार बोला, किसी में क्लिक हो गया है ना? हाँ ऑप्शन डाल डालो, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार है ना, किसी में भी जा सकते हो, अपने तुम्हारे अधिकारों को उल्लंघन हो ना, संविधान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हो। देखो हाँ, आर्टिकल भी याद करना है। 22 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में जाना है, 26 के दो 226 में मतलब 226 में जाना है आर्टिकल में, हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समारोह में पाया जाता है? तो वही वही है, वही से निर्वाचन परिसंघ उच्चतम न्यायालय, जो अमेरिका और भारत में सेम था, वहीं से लिए बोलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के संविधान संशोधन अनुसूची, दल बदल प्रतिरोध, दल बदल भाई बहुत जरूरी है, इसको नोट्स बनाना है। दल बदल विरोधी विधि को किस राज्य में 1769 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? तो अधिनियमित कर दिया गया था, इसका आंसर हो जाएगा कब किससे संबंधित किस स्टेट में आया था? बताओ जल्दी। जम्मू कश्मीर स्टेट में आया था, याद रखना इसके तल बदल कानून। फिर तब तब उस समय उन्होंने राजीव गांधी थे, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 10वीं अनुसूची में दल बदल। फिर उसके बाद 2004 में संशोधन पुनः दल बदल बनाया गया, जिसमें 15% से सदस्य अधिक सीमित सदन, मतलब सदस्यों की संख्या सीमित कर दी, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
फिर तीसरा इकोनॉमी से है, विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्रियों में निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग ने बाजार और अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? बच्चे वाला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ और रिकार्डो जेके गॉलब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसंख्या? ये क्वेश्चन भाई जनांकीय होता ना, इसको पढ़ना ही है भाई। मैं बोल रहा हूँ जनसंख्या से संबंधित एक आध क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है। जनसंक्रमण का सही अनुक्रम है, तो अनुक्रम पहले क्या होगा? पहले होगा, बताओ जल्दी, पहले क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, ऑप्शन कमेंट करो। इसमें क्या पूछा जा रहा है मैं बता दे रहा हूँ, ए है। लो ऑप्शन आ गए, दिख गए? हाँ कमेंट करो जल्दी तुरंत। इसका ए आंसर है कि बी सही है कि तीसरा सही है? सबसे पहले कौन सा आएगा जनसंख्या के लिए? संक्रमण का सही अनुक्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। पहला कि उच्च जन्म दर और तथा का उच्च मृत्यु दर, ठीक है, पहला ए सही है। फिर दूसरा हो जाएगा निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, नहीं, उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा, पहले अपने शहर में क्या होना चाहिए? अपने शहर में होना चाहिए पहले उच्च जन्म दर होनी चाहिए, फिर उच्च मृत्यु दर होनी चाहिए, जिससे बैलेंस बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? उच्च जन्म दर होना चाहिए, निम्न मृत्यु दर होना चाहिए, इससे भी अच्छा, ठीक है। लेकिन निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाए, इसलिए पहला आंसर हो जाएगा 1, फिर 2 और फिर 3, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, जनांकीय संक्रमण। ये क्वेश्चन आते हैं। गरीबी बेरोजगारी से संबंधित नियोजन गारंटी नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? ये महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि के लिए रोजगार प्रस्ताव पता बहुत कम है? भाई ये चाइना आगे है सबसे ज़्यादा इस चीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में। आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना का आधारभूत अंतर क्या है? तो आधारभूत अंतर होगा इसका, वैसे छोड़ो यार, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आदेशात्मक पता है ना, आदेशात्मक और आधारभूत योजना का अंतर, चलो बता देते हैं। आदेशात्मक योजना में अधिष्ठा सोपान बाजार तंत्र का स्थान पूरी तरह ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक योजना में उसे बाजार प्रणाली के कार्यक्रम को लाने का केवल एक साधन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी करना है, 1 घंटे से ऊपर क्लास हो रही है, क्वेश्चन भी बहुत हैं अभी। निम्नलिखित में से, क्योंकि कम आजकल लोग लंबी क्लासें नहीं देखते हैं, लेकिन यूपीएससी वाले देखते हैं भाई, जो यूपीएससी निकालने वाले एस्पिरेंट होते हैं वो जरूर देखते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि 3 घंटे की 4 घंटे क्लास, क्योंकि 3 घंटे तो वहीं पर मेन कोचिंग में जाना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है, कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? तो प्रति व्यक्ति की दर धीमी क्यों है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। ऑप्शन ए है, ये लो, दिख रहा है ना ऑप्शन? हाँ दिख गया होगा, इसका आंसर भी दिख गया होगा। तो उच्च पूंजी निर्माण अनुपात भारत के लिए बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक है। और जनसंख्या की वृद्धि की दर की ऊँचे, हाँ, जनसंख्या की वृद्धि की ऊँची दरें, ये भी नेगेटिव है अपने लिए। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, वही पूछा है इसमें क्वेश्चन में। पूंजी संरचना की ऊँची दरें और जहाज की घाटी का ऊँचा स्तर, ये नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि वृद्धि की दर धीमी होती है, किसकी वजह से होती है? तब पूंजी के निर्माण, किसी भी वस्तु का निर्माण करोगे, ज़्यादा पैसा लगाओगे उसमें, तो क्या फ़ायदा होगी? कुछ फ़ायदा नहीं होगी। जनसंख्या की वृद्धि की दर ऊँची होगी, तो भाई जब जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा भी होनी चाहिए, तो डिमांड नहीं कर पाओगे तो इन दोनों के लिए दोनों नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इनसे, जिससे वृद्धि की दर धीमी होती है। प्रति व्यक्ति आय की दर, जनसंख्या ज़्यादा हो, जैसे तुम्हारे घर में देख लो, तुम्हारे घर में ऐसे एक जितने सदस्य होंगे, ऐसे तुम्हारे पापा 2 भाई होंगे तो 2 हिस्सा होगा, 4 भाई होंगे तो 4 हिस्से होंगे, तो जनसंख्या की वृद्धि हो रही नहीं, आय कम नहीं हो रही। ऐसे तुम्हारे पापा के घर पे तुम्हारे दादाजी के अकेले पापा होंगे तो पूरी ज़मीन उन्हीं की नाम हो जाएगी, 2 होंगे तो अलग अलग आधी आधी होगी, फिर और करेंगे तो 4 हिस्सा होंगे, तो कम होती जाएगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित है। भारत में लोक क्षेत्र में से किस सर्वाधिक छाया हुआ है? ये छोड़ो,
भारत में कृषि का पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? तो एक क्वेश्चन ठीक लगा, मैं उसका इसका आंसर बता देता हूँ। सी ऑप्शन हो जाएगा जल्दी जल्दी। मिश्र रसायन और कार्बनिक खादें और नाइट्रोजन यौगिक कर ये एनवायरमेंट से संबंधित है। कीट प्रतिरोधी इनका किस्मों का सदा प्रयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। जल्दी जल्दी मैं करते जाता हूँ। अब सीधा मैं जल्दी जल्दी आंसर बताते जा रहा हूँ, क्लास लंबी हो रही है, लेकिन जो मेरे को बैच लेगा उसको मैं इतने डिटेल से आंसर बताऊंगा, इतने सब चीज़ एकदम क्लियर हो गई उसके माइंड में। वो कोर्स सभी के लिए बेनिफिट है, जो पेपर दे रहे हैं, जो पेपर आगे देने वाले हैं, और जो रिवीजन कर रहे हैं, और उसमें पीडीएफ भी दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र से के स्वामित्व में प्रबंधन हस्तांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बैंकिंग से संबंधित है। बैंक ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बैंकिंग इकोनॉमी में, तो बैंकिंग से हर बार क्वेश्चन आता है। जब आंशिक विनिमयता लागू होती है तो विनिमय दर होती है, क्या होती है? भारित औसत होती है, वेटेज वाला। ठीक है। फिर जब मुद्रास्फीति और शून्य दर उस दर का अवश्य मानी जाती है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे, जीरो रहे तब। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयत कोटा भौतिक नियंत्रण। यूरो डॉलर क्या है? यूरो डॉलर है भारत के यूरोपीय संघ द्वारा जारी एक मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जहाँ लगेगा बता दूंगा भाई। चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा नीति के, मॉनेटरी पॉलिसी। भाई बहुत मॉनेटरी पॉलिसी से नोट बनाना ही है, क्वेश्चन 100% आता है भाई मॉनेटरी पॉलिसी से। भारत का या विदेश व्यापार और आर्थिक संगठन शेयर बाजार कौन सा है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा विशेषज्ञों की उपलब्धि आयत हीरो की कटाई और पॉलिश करते हुए, ताकि बाद में उनको निर्यात हो सके। ठीक है, ये अपने लिए सूरत में होता है। ठीक है, हीरो की याद रखना। और याद रखना हीरो के सबसे ज़्यादा उत्पादन एमपी में होता है, और पॉलिश गुजरात में, हाँ गुजरात के सूरत में होती है। और जो हीरो का नाम सबसे खूनी हीरा भारत का ही है। ठीक है, एक चीज़ बताऊँ हमेशा, क्वेश्चन को ना जितने भी ऑप्शन है मैं आगे बता दूँगा, सारे ऑप्शनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब तो तुम पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और मैं जो क्लास कराऊंगा भाई वो तो अलग ही लेवल की होगी। ट्रैफिक और इसमें भी कुछ मोस्ट क्लासें डाल दी जाएंगी। ट्रैफिक और व्यापार संबंधी साधारण करार GATT के अधीन सर्वाधिक अनुग्रह भाजन राष्ट्र MFN खंड में विच्छेद है। इसका आंसर होगा कुछ देशों में, जो इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्लास है, क्योंकि इंग्लिश आप खुद पढ़ते, हिंदी में पढ़ते जा रहा हूँ। यदि मैं ही सब कुछ पढ़ता जाऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना भाई। देखो, जब तक खुद के अंदर जुनून है ना भाई, खुद भी कुछ करना है। टीचर के भरोसे रहोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, खुद के भरोसे रहोगे तो ही सिलेक्शन होगा भाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुदान में निम्नलिखित प्रकारों में से किसकी सेवा शर्तें अधिनियमित आसान है? तो इसकी हैं सबसे ज़्यादा ESFA की हैं। लेकिन एक बता रहा हूँ तुम्हें कि भाई मैं हमेशा एक चीज़ मैंने बता रहा हूँ, मैंने एक चीज़ जो सीखी है, मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ, अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप के साथ ईमानदार रहो, तो ही सिलेक्शन होगा भाई। यदि सिलेक्शन चाहिए है, नहीं चाहिए तो फिर वो अलग बात है। मैं तो बस तुम्हें गाइडलाइन कर सकता हूँ, मेंटर कर सकता हूँ, तुम्हें गाइडलाइन दे सकता हूँ, तुम कहाँ क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन आपको खुद ही करना पड़ेगा जो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ आप लोग एक क्लास मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनको भी करते जाइए। यहाँ फालतू चीज़ें नहीं बता जाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट देना है, इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। स्मार्ट स्टडी के लिए पोस्ट है, मेंटरशिप पूरा दिया जाएगा उसमें। शायद 499 का रहेगा वो कोर्स, इतना मैं तो परचेस भी कर सकते हो तुम लोग। घड़ी की स्पेशलिक, चलो बस इतना ही है। CSET के क्वेश्चन आ गए हैं, वैसे हल्के फुल्के क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत दाब पर प्रभाव पर आधारित है। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही होंगे?
तब वो उसका हो जाएगा -40 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले, अब आते नहीं है तो इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। देखो जो चीज़ आएगी मैं वही बताऊँगा, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, और आपका बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू सो मच।